आप देख रहे हैं नेपाल वन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की अहम खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में तो शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। सरकार स्वदेश निर्मित सामानों को बढ़ावा देने में लगी है। इसी क्रम में गोरखपुर जिला प्रशासन ने कुम्हारों को सौगात देते हुए साफ कर दिया है कि सभी बैठकों में चाय पानी के लिए मिट्टी के ग्लास का प्रयोग किया जाए। इसकी शुरुआत सरकारी स्तर पर की जा रही है ताकि लोग इसके प्रति आकर्षित हों। मिट्टी के उत्पादों की जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। दरअसल मिट्टी उत्पादों का उपयोग स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों के लिए ही हितकर होता है। इसी को देखते हुए गोरखपुर जिला प्रशासन ने माटी कला बोर्ड का जनपद में शोरूम स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसमें प्रदेश के अंदर मिट्टी से बनने वाले उत्पादों का संग्रह किया जा सके। गौरतलब है कि इस समय 150 से अधिक मिट्टी उत्पाद बनाए जा रहे हैं। कार्यालयों में मिट्टी के बर्तनों में ही, कुल्हड़ इत्यादि में ही चाय सर्व की जाए और इसका उद्देश्य यह था कि जिससे जो हमारे स्थानीय माटी कला में कार्य करने वाले श्रमिक हैं उनको लाभ होगा। प्लास्टिक के चलन के आने के बाद ज़्यादातर दुकानों एवं बैठकों से कुल्हड़ गायब हो गए थे, लेकिन प्रशासन की इस पहल से एक तरफ जहां कुम्हारों को लाभ मिलेगा तो वहीं दूसरी तरफ रोजगार की तलाश में गांव से हो रहे पलायन को भी रोका जा सकेगा। वहीं सरकार ने उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं भी संचालित की जा रही है, जिसकी शुरुआत गोरखपुर जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने का असर गोरखपुर के निर्माणाधीन खाद कारखाने पर भी पड़ा है, जिसके चलते हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL का खाद कारखाना निर्धारित समय पर नहीं शुरू हो पाएगा। किसानों को गोरखपुर में तैयार नीम कोटेड यूरिया के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए की लागत वाले खाद कारखाना का निर्माण 27 फरवरी 2018 को शुरू हुआ था। निर्माण के लिए 36 महीने का समय दिया गया था। इस फरवरी 2021 में शुरू होना था, लेकिन अब जुलाई 2021 से पहले शुरू होने की उम्मीद कम ही जताई जा सकती है। दरअसल 22 मार्च को लॉकडाउन के पहले खाद कारखाना परिसर में 6,000 से ज़्यादा श्रमिक काम करते थे। दिन रात काम चलता था, लेकिन लॉकडाउन में काम पूरी तरह से ठप हो गया था। सभी श्रमिक अपने घर चले गए। 22 अप्रैल के बाद कोविड-19 के नियमों के तहत तकरीबन 1200 श्रमिकों के साथ काम शुरू किया गया। शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करने के लिए खाद कारखाने में ज़्यादा श्रमिकों को नहीं बुलाया जा रहा है। अभी तकरीबन 1200 श्रमिक काम कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि काम जल्द से जल्द करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों को जल्द ही गोरखपुर से बनी यूरिया मिल सके। जनपद गोरखपुर में नीम कोटेड यूरिया की जो कारखाना लग रहा है, जो फरवरी 2018 से शुरू हुआ था, ये लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुआ है। जो लॉकडाउन के पहले जिसमें 6,000 से 7,000 श्रमिक काम करते थे और बहुत तेज़ी से काम चल रहा था, लॉकडाउन में अचानक काम बंद हुआ। वर्तमान में 2,000 से 2,500 श्रमिक अभी काम कर रहे हैं। तो ये संभावना जून 2021 तक ये कारखाना कंप्लीट हो जाएगा। HURL प्रबंधन ने यूरिया की बिक्री के लिए नेटवर्क तैयार कर लिया है। 14 जुलाई को राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड मुंबई में तैयार नीम कोटेड यूरिया उज्ज्वला गोरखपुर मंगाई गई। खाद कारखाना में निर्मित यूरिया का नाम सोना उगले रखा गया है। गोरखपुर में ठगी का एक और बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें अपराधी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की फर्जी वेबसाइट बनाकर जालसाजी की, जिसका भंडाफोड़ करते ही पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। जालसाजों ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की फर्जी वेबसाइट बनाई। विभिन्न माध्यमों से इसका प्रचार प्रसार किया गया था। वेबसाइट पर फॉर्म भरवाने के नाम पर एजेंट 120 रुपये लेता था। इसके बाद अपराधी आवेदनकर्ताओं को RBI का अधिकारी बन के फ़ोन करता था। व्हाट्सएप की मदद से आवेदक से लोन की मार्जिन मनी जमा कराई जाती थी, चूँकि वास्तविक योजना के तहत राशि के हिसाब से 5, 10 और 15% मार्जिन मनी देनी होगी। इस वजह से 25 लाख रुपए के लोन के लिए लोग आसानी से रकम देने को तैयार हो जाते थे। अब तक अपराधी ने 60 से ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया था। जब गोरखपुर पुलिस के पास इसकी शिकायत पहुंची तो पुलिस ने सर्विलांस की मदद से अपराधी को गिरफ्तार किया। एक वास्तविक वेबसाइट है ही, उसके अलावा
पैरेलल में अपना फर्जी वेबसाइट बना करके, और बहुत लोग इसके भ्रम में आकर के अपना क्लिक किए, उस पर आ गए। तो ये जो इनका जो गुट है, जो गिरफ्तार हुए, उनके साथ में इनके सहयोगी का और काफ़ी लोग हैं। काफ़ी सघन पूछताछ से और लोगों का नाम प्रकाश में आ रहा है, तो विवेचना से और बातें स्पष्ट होंगी, फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। दानिश ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि 2019 में फर्जी वेबसाइट बनाई गई थी। लॉकडाउन के बाद तेजी से आवेदक इस पर आवेदन करने लगे थे। करीब 600 लोगों ने लोन के लिए आवेदन किया, जिसमें से 60 से 70 लोगों ने मार्जिन मनी जाति के हिसाब से 5, 10 और 15% जमा की है। उत्तर प्रदेश में लगातार बिगड़ रही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर शासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। आइए सुनाते हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य कैबिनेट मंत्री जय प्रताप सिंह ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिशों में, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो स्वास्थ्य विभाग की है। इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री जेपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंत्री जी, सबसे बड़ी चीज़ लगातार कोरोना का जो कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग सभी लोग बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए। क्या वजह जो ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? देखिए, एक बात तो आपको ये समझना चाहिए कि ये तो एक वायरस है और पहली बार दुनिया में आया हुआ है। इसका अनुभव किसी भी देश के किसी भी साइंटिस्ट को या वैज्ञानिक को नहीं था। एक बार वो पूरे विश्व में आ गया, सभी देशों को संक्रमण करते हुए भारत में भी पहुंचा। भारत में भी जिस तरह अन्य देशों में तैयारी था, उसी हिसाब से भारत में भी उतनी कम तैयारी थी। अब जनवरी से लगातार जब से ये प्रारंभ हुआ है, तब से लेके हर प्रदेश ने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया। इस कोरोना को लड़ने के लिए जो भी हमको मार्गदर्शन ICMR के द्वारा मिला या स्वास्थ्य मंत्रालय के समय से मिला, हम उसी पैटर्न पर चलते चलते, जहां हमारा टेस्टिंग फरवरी और मार्च के अंदर 1 kgMU का था, जिसमें 100 से 150 टेस्टिंग होता था, और वो भी हमको कंफर्मेशन करना पड़ता था NIV पूना से, तब से लेके आज तक 6 महीने के अंदर हम लोग ने 199 लैब्स बना लिया है। प्राइवेट लैब्स हमारे अलग है, हर एंटीजन टेस्टिंग अलग से हम करते हैं, पूल टेस्टिंग अलग से करते हैं। ये सब लेके लगभग 1,15,000 1,20,000 प्रतिदिन का टेस्टिंग हम आज कर रहे हैं। 24 घंटे की बात आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे टेस्टिंग चलेगी। हाँ। तो कहाँ पर ये टेस्टिंग होगी? क्या पूरे यूपी में होगी या फिर कुछ जिलों में टेस्टिंग होगी 24 घंटे? अभी तो हम लोग कुछ जिलों में करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं। ये आप जानते भी हैं कि लखनऊ, कानपुर, ये इसमें केसेस कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, मृत्यु भी हो रही है। और इसके अतिरिक्त गोरखपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, बरेली है, मुरादाबाद है, इस तरह के जो बड़ी आबादी वाले शहर हैं, इनमें हम लोग टेस्टिंग करना शुरू कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसमें 2 टाइप का टेस्टिंग है। देखिए, हम लोग का एक टेस्टिंग होता है पॉजिटिव निकलने के बाद, हमारा दूसरा RR टीम होता है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम होता है, जो उन जगहों पर जाके उस व्यक्ति के परिवार से संपर्क करके उनका टेस्टिंग और उसके अगल बगल का दायरा में 100 मीटर या 150 मीटर के अंदर उन लोगों का टेस्टिंग करना अनिवार्य 72 घंटे में है। ये 72 घंटे में आपको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनका चेन तोड़ने का ये हम लोगों ने निर्देश दिया है। तो इस तरह करके टेस्टिंग करके हम चिन्हित करेंगे, और यदि हम उतना नहीं चिन्हित करके उनको नहीं निकालेंगे, तो वो व्यक्ति न जानते हुए भी, लक्षण रहित होने के नाते न जानते हुए भी वो समाज में घूम रहा है, वो तो फैला ही रहा है। तो इसलिए हम लोग को आवश्यकता पड़ती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा केसेस निकले। बिल्कुल। मंत्री जी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है स्वास्थ्य विभाग, और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सामने आ रही। बड़ा सवाल MLC सुनील साजन ने भी उठाया जो PGI के अंदर हुआ। तो क्या ऐसे केसेस में या फिर जो लापरवाही सामने आ रही है, उन सारे केसेस में क्या कदम उठा रहे हैं आप लोग? हमको तो जैसे हमारा स्वास्थ्य विभाग तो अलग है, PGI, लोहिया, KGMU ये सब चिकित्सा शिक्षा विभाग में आते हैं। मगर कहीं भी हम लोग को कंप्लेंट मिलता है, चाहे मेरे जिला चिकित्सालय या नीचे के उसमें, या किसी भी डॉक्टर के द्वारा या कर्मचारी के द्वारा, पैरामेडिकल के द्वारा, कोई भी अगर कोई बिहेवियर में या इस तरह का कोई होता है तो हम लोग कार्रवाई लेते हैं। इसी तरह माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी ने उसका संज्ञान लिया है। मंत्री जी, एक बड़ा सवाल है कि लगातार ये बात सामने आ रही थी कि जो स्वास्थ्य विभाग में, इसमें जो स्वास्थ्य कर्मी है उनकी बड़ी भारी कमी है इस वक्त। तो कहीं गेट कीपर खड़ा हो जा रहा है डॉक्टर की जगह पे, कहीं पे चतुर्थ जो कर्मी हैं वो आ रहे हैं अस्पताल में डॉक्टर की जगह ले रहे हैं। तो ऐसी जो शिकायतें आ रही हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं, उसमें तो हम लोगों ने कार्रवाई भी किया है। मुझे याद भी है, एक बिजनौर का भी था,
एक दो और केसेस हमारे पास आए थे। हॉस्पिटल अभी टीएस मिश्रा तो खैर प्राइवेट है, जी। उसमें तो हमको नहीं इतना जानकारी है, मगर हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में भी इस तरह के केसेस आए थे जहाँ डॉक्टर अनुपस्थित थे जी। और कोई पैरामेडिकल या कोई क्लास 4 का आदमी बैठ के पर्चा लिख रहा था। जी। वो कई दिन पहले हम लोग को मिला भी था, हमने तुरंत कार्रवाई भी किया था, उनको हटा भी दिया वहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य कैबिनेट मंत्री जेपी सिंह, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो लगातार काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना को रोकने के लिए जो चेन है उसको तोड़ने के लिए भी अब 24 घंटे बड़े शहरों में काम करेगी। इसके साथ ही जो डॉक्टर है उनके बिहेवियर में सुधार ला, इस पर भी काम हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सलेश के साथ नगमा शेख, लखनऊ। लखनऊ में लगी जेईई नीट परीक्षा की आग की लपटें अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर भी जा पहुंची हैं। आज गोरखपुर में सपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर पुतला भी फूका। जेईई नीट परीक्षा करवाने पर अड़ी भाजपा सरकार को लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक अपनी बात कहने राजभवन गए और परीक्षा को कोरोना महामारी के समय न कराने की मांग की, जिस पर पुलिस ने युवा प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष सहित युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लखनऊ में लाठीचार्ज किया, जिसका विरोध गोरखपुर समाजवादी पार्टी के युवा प्रकोष्ठों के वर्तमान जिला और महानगर अध्यक्षों के नेतृत्व में युवा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के बेतिहाता स्थित कार्यालय के बाहर सरकार का प्रतीकात्मक पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण के चलते जहां देश भर के शिक्षण संस्थानों में अध्ययन अध्यापन मुश्किल हो गया है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में चलने वाले महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल दूसण में शुक्रवार को ऑनलाइन छात्र संघ चुनाव संपन्न हुआ। यह देश का ऐसा पहला उच्च शिक्षण संस्थान होगा जो इस विषम परिस्थितियों में भी छात्र संघ चुनाव कराया। कॉलेज की छात्र संघ नियमावली है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में 2007 में तैयार की गई थी। नियमावली के मुताबिक किसी भी परिस्थिति में 15 जुलाई को अध्ययन सत्र की शुरुआत के बाद 1.5 महीने के अंदर यानी कि 31 अगस्त तक छात्र संघ चुनाव संपन्न कराना आवश्यक है। ऐसे में 2007 से नियमित रूप से कॉलेज में निर्धारित तिथि से पहले चुनाव संपन्न करा दिए जाते हैं। ऐसे में 2007 से नियमित रूप से कॉलेज में निर्धारित तिथि से पहले चुनाव संपन्न करा दिए जाते रहे हैं। इस वर्ष चूंकि कोरोना संक्रमण के चलते छात्रों को प्रत्यक्ष सहभागिता संभव नहीं, इसलिए नियमावली की शर्त पूरी करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई। 3 दिवसीय ऑनलाइन चुनाव प्रक्रिया बुधवार से शुरू हुई और आज यानी कि शुक्रवार को लोकतांत्रिक तरीके से कॉलेज के छात्र संघ का गठन हो जाएगा। खबर वाराणसी से है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं। वाराणसी के लंबे रोड पर दिन दहाड़े बदमाशों ने 2 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि बदमाशों की गोली का शिकार तीसरा अन्य व्यक्ति अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। वाराणसी के जैतपुरा थाना अंतर्गत चौका घाट जीटी रोड पर काली मंदिर के समीप बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 लोगों की जान ले ली, जिसमें संजय गौड़ अपने एक साथी के साथ जा रहे थे। इसी बीच काली मंदिर के समीप बाइक सवार 2 हमलावरों ने अभिषेक को 3 गोली मारी। इससे वहां से गुजर रहा एक ट्राली चालक वाल्मीकि गौड़ भी जद में आ गया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। वहीं घटने की सूचना पाकर मौके पर वाराणसी जोन के एडीजी बृजभूषण, एसएसपी अमित पाठक और एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी फोर्स के साथ पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। अभी तक जो छानबीन हम लोगों ने की है, जो अभिषेक सिंह और प्रिंस जिसकी मृत्यु हुई है, इनके खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। इनके हत्या में भी जेल गए हुए हैं, ये गैंगस्टर में भी जेल गए हैं और भी 3-4 मुकदमे इनके ऊपर एनएमटी के जो 3 साल के इनमें केसेज हैं। इनकी अपनी व्यक्तिगत रंजिशें चल रही हैं और ये मर्डर भी इन्होंने पहले किया हुआ जेल गए हैं। जिस प्रकार की घटनाएं हुई है उनके खिलाफ भी एक अच्छी कार्रवाई होगी, उनको उसी भाषा में उनको जवाब भी दिया जाएगा। पुलिस घटना के आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालने के साथ ही मृतक हिस्ट्री सीटर अभिषेक सिंह की मोबाइल भी खंगालने में लगी हुई है। कुशीनगर जनपद के तुरपट्टी स्थित नव निकेतन नगर में स्वर्गीय केडी शाही, जयमंगला देवी स्मृति जैविक उद्यान, जैविक उत्पाद, पशु पक्षी संरक्षण
योग ध्यान के केंद्र के साथ ही पर्यावरण से सीधे जुड़ने का एक बड़ा केंद्र बन गया है। अपनी माता की स्मृति को अक्षुण्ण बनाने को लेकर नवनिकेतन ज्ञान स्थली इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक प्रकृति प्रेमी सुधीर शाही को इस उद्यान को बनाने की प्रेरणा चिपको आंदोलन के नायक सुंदरलाल बहुगुणा से मिली। इस उद्यान में 5000 आयुर्वेदिक व छायादार शोभाकार वृक्षों के अलावे नाना प्रकार की जड़ी बूटियां भी लगी हैं। जैसे डाई यूरिया इसमें पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं पड़ता है। जब से मैं आऊँ 20 वर्षों में किसी पौधे में सब नहीं डाला हूँ, नेचुरली। उसके बाद से मैं सपोर्ट में वर्मी कंपोस्ट, पत्ते की खाद और गोबर की खाद और फल सब्जियों का जो खाद होता है उसे इकट्ठा करके खाद बनाते हैं। जड़ी बूटियां भी हैं? हाँ, जड़ी बूटियाँ। इसमें लगभग 50 से अधिक किस्म की जड़ी बूटियाँ। सामने आपके वो है हरे बहरा त्रिफला चूर्ण का सब प्लांट फले हुए हैं, हर तरह का है। तो कितने उसमें है ये रकबे में? रकबा ये वाला करीब 3 एकड़ में है। इस उद्यान को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रकृति से जोड़ना है, वहीं नई पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान भी देना है। घोषित कर रहा हूँ और इसमें आने वाला समय में वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए योग ध्यान केंद्र खुलेगा, पुस्तकालय खोला जाएगा। जो भी वृद्ध होंगे 50 से अधिक उम्र के, स्वेच्छा से आएंगे, अपना समय व्यतीत करेंगे और छात्रों को प्रेरित किया जाएगा कि आप अपने घरों में पढ़ने के बाद देश हित में, समाज में, अपने घरों में इस चीज़ को प्रसारित करिए और इसमें भी अपना रोजगार खोजिए। लगाने का उद्देश्य इसमें रोजगार बच्चों को मिले, तो इस तरह की शिक्षा भी यहाँ दी जा रही है और आगे इसको विस्तृत रूप में दिया जाएगा कि स्वावलंबी रोजगार पर शिक्षा में वानिकी को, पशुपालन को और जैविक खेती को जोड़ करके और इसमें पूर्ण शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा का रूप दे करके इसे बच्चों को रोजगार भी निकाला जाएगा। प्राकृतिक वातावरण में योग सीखने का यह एक मनोरम स्थल तो है ही, आगे भविष्य में यह वृद्धजनों की सेवा का एक बड़ा केंद्र भी होगा। कोरोना कालखंड ने आम लोगों को प्रकृति के बहुत ही करीब लाया है। ऐसे में यह प्रयास युवा पीढ़ी के साथ ही साथ समाज को नया संदेश देने वाला है। कुशीनगर से दिनेश कुमार तिवारी। खबर देवरिया से है। देवरिया जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की हालत बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि कोटेदार की मनमानी के साथ ही दबंगाई चरम पर है, जिसकी वजह से आम ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देवरिया जनपद के विकासखंड रामपुर कारखाना के मदरापाली खास में कोटेदार किरण देवी के विरुद्ध ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि किरण देवी कोटेदार के पति दबंग व मनबड़ किस्म के आदमी हैं। हम जब भी राशन लेने जाते हैं तो उनके द्वारा मनमानी करते हुए राशन कम दिया जाता है और घटतौलिया भी किया जाता है और अक्सर तो हमें डांट कर वहाँ से भगा दिया जाता है। किरण देवी कोटेदार हैं, वहाँ पर जाने पर 35 किलो मांगते हैं तो कम देते हैं, डांट के फजत करके भगा देते हैं। समस्या है कि 35 किलो मिले के चाहिए तो 30 किलो 28 किलो देते हैं चावल गेहूँ। जब कहा जाता है तो कहते हैं कि हम देख लेंगे। वहीं पूरे मामले में जिला पूर्ति अधिकारी विनय सिंह ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को जांच हेतु नामित किया है। कल से इस पूरे मामले की जांच शुरू होने वाली है और अगर जांच में किसी भी प्रकार की कोई भी धांधली पाई गई तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। ये मदिरापाली खास की शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें मैंने जो है क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को नामित किया है जांच के लिए और संभवतः कल इसकी जांच मैं कराऊंगा और शिकायत गंभीर अगर पाई जाती है, अनियमितता पाई जाती है तो इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उचित दर विक्रेता को घटतौली करने का, अधिक मूल्य लेने का या खराब व्यवहार करने की इजाज़त नहीं है। मदरापाली खास में ग्रामीणों को कोटेदार की मनमानी का एक और दंश झेलना पड़ रहा है। वहीं जांच के बाद यदि कड़ी कार्रवाई होती है तो निश्चित ही ग्रामीणों को कोटेदार की मनमानी से निजात मिल सकने के साथ ही उनके हिस्से का राशन भी उनको मिल सकेगा। जेईई और नीट की परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाए जाने और प्रदेश सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर समाजवादी युवजन छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश के कई जिलों में जमकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में हुए प्रदर्शन के बाद अब आजमगढ़, वाराणसी और प्रयागराज में भी आज से जेईई और एनईटी की परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल ये पूरा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के युवा जन छात्र सभा के द्वारा जगह जगह किया जा रहा है ताकि इन परीक्षाओं की डेट को आगे बढ़ाया जा सके। हम जो अभी सरकार ने नेट तिथि जो घोषित की है परीक्षा की, उसको हम आगे बढ़ाने की मांग करते हैं
कि कोरोना महामारी का हवाला देते हमें धरना प्रदर्शन से रोक रहे हैं, लेकिन परीक्षा में जहां पूरे प्रदेश गांव-गांव से लोग आएंगे, अनेक छात्र आएंगे, एक दूसरे जिले से आएंगे, एक दूसरे मोहल्ले से आएंगे, कौन किस संक्रमित है कौन संक्रमित नहीं है, और सभी छात्र बीमारी लेकर घर जाएंगे। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार जो है कोरोना में अवसर भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए कि कोरोना के मरीज बढ़ेंगे तो प्रदेश में भ्रष्टाचार कर पाएगी सरकार, अपना लूट कर पाएगी सरकार, इसलिए सरकार ये परीक्षा कराना चाहती है। नेट और जेईई की परीक्षा एक कोरोना काल में जो हो रही थी उसका विरोध करने के पश्चात जो लाठीचार्ज हुई, उसके विरोध में हम लोग आजमगढ़ में आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी को हमने ज्ञापन दिया है कि जो पुलिसकर्मी हमारे नौजवानों पर लाठीचार्ज किए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हो रहे प्रदर्शन को शांत कराने में लगी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार भी किया है। प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कहना है कि हम यहाँ किसी को पत्र देने नहीं आए हैं, बल्कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी हमारा पूरे प्रदेश भर में जबरदस्त प्रदर्शन जारी रहेगा। गाजीपुर पुलिस ने शराब तस्करी के लिए लूटी गई स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से 7 मोबाइल और 2 अवैध असलहा भी बरामद किया। 21 अगस्त को वाराणसी से कुछ अपराधियों ने बिहार जाने के लिए स्कॉर्पियो बुक किया और गाड़ी छीनकर फरार हो गए, जिनको पुलिस ने सर्विलांस की मदद से भंडाफोड़ करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। इस पे आईजी रेंज साहब ने पूरी टीम को 25,000 कैश रिवार्ड उत्साहवर्धन के लिए घोषित किया है। ये बहुत अच्छा काम है। ये गैंग इन पे पहले के भी मुकदमे हैं और मुकदमे भी पता कराए जा रहे हैं और इनका शराब की माफियाओं से भी गठजोड़ का पता किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन में, और इनकी क्या भूमिका है शराब की तस्करी में इसकी भी जांच की जा रही है। इसमें गैंगस्टर लगा करके कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लूट के बाद अभियुक्तों ने स्कॉर्पियो को बिहार के बक्सर की राइस मिल में छिपा दिया था और इस मामले को शांत होने का इंतजार कर रहे थे ताकि इस वाहन को शराब माफियाओं को बेच सकें। पुलिस ने लुटेरों के साथ ही 2 अन्य लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपराधियों को सिम कार्ड उपलब्ध कराया था। गाजीपुर से देवव्रत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां पति चीन व भारत के बॉर्डर पर तैनात है, वहीं पत्नी दर न्याय के लिए भटक रही है। पीड़िता का आरोप है कि विपक्षी उसके रास्ते को दबंगाई से रोक रहे हैं। पति को छुट्टी न मिलने के कारण पैरवी को नहीं आ पा रहा है। वहीं मामले में एसपी आजमगढ़ का कहना है कि उन्होंने मौके पर जांच करवाई। विपक्षी भी आरपीएफ में तैनात और खुद को पीड़िता की तरफ से रास्ता रोके जाने की बात सामने आई। इस समय भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति बने रहने के कारण सिक्किम स्टेट के नाथेला में चीन के बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी के सैनिक की पत्नी न्याय के लिए दर भटकने को मजबूर है। पीड़िता का कहना है कि चौकी और कोतवाली पर जाती है तो इंचार्ज अभद्र गालियां देते हैं और मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं। शिवबदन या तो वही जगह बेचे हैं, वही भी क्या रास्ता रोके हैं, दूर रखते, आने जाने नहीं दे रहे हैं। और कल सुबह 6 बजे रास्ता रोक दिए। एक हमारे घर रिश्तेदार आए थे, उनको मारने पीटने जा रहे थे, गाड़ी फूकने जा रहे थे। मामले में एसपी आजमगढ़ सुधीर सिंह का कहना है कि पीड़िता की शिकायत के बाद उन्होंने पुलिस को मौके पर जाकर जांच के आदेश दिए हैं। पीड़िता के पति आईटीबीपी में है, जबकि उनके विपक्षी भी आरपीएफ में हैं। इसमें उत्पीड़न की कोई बात नहीं है। पीड़िता की ही तरफ से रास्ता रोकने का बात सामने आई थी, जिसे हटाया गया है। जब मौके पे पाए गए तो कौशल्या देवी ने जयप्रकाश यादव जी का जो रास्ता था वो बंद कर रखा था और उसे गलत पाते हुए, कौशल्या देवी जी को गलत पाते हुए उनके जो रास्ता है वो हटवाया गया। कौशल्या देवी जी का जो आरोप है वो पूर्णतः निराधार निकला और इन्हीं के द्वारा वो रास्ता कब्जा किया गया। पीड़िता का पति चंद्रजीत यादव वर्तमान में सिक्किम स्टेट के नाथोला में चीन के बॉर्डर पर तैनात है और इस समय भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनी रहने के कारण छुट्टियां स्थगित कर दी गई हैं। इसी का फायदा उठाते हुए दबंग लोगों द्वारा हमारे रास्ते को बांस बल्ली द्वारा बंद किया गया है। पीड़िता को उम्मीद है तो बस पुलिस द्वारा की गई मदद की। खबर प्रयागराज से है, जहां पर एसएसपी प्रयागराज ने लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 35 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है। एसएसपी ने इन पुलिस कर्मियों द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने और आम जनता के साथ
उनके व्यवहार को लेकर आ रही शिकायतों के मद्देनजर कार्रवाई की है। लाइन हाजिर किए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ आ रही शिकायतों की पहले एसएसपी ने जांच कराई और जांच में आरोप के सही पाए जाने के बाद सख्त कदम उठाते हुए एक साथ 35 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर उनके खिलाफ जांच बैठा दी है। एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने कहा कि क्राइम और करप्शन को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। उसी के तहत पुलिस महकमे में भी ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके खिलाफ अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और जनता के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। क्राइम और करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी सरकार लगातार फॉलो कर रही है और उसी के तहत हमने ऐसे पुलिसकर्मियों के चिन्हीकरण की शुरुआत करी है जो किसी न किसी तरह प्रथम दृष्टया या तो जनता के साथ दुर्व्यवहार के दोषी पाए गए या अन्य रूप से अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन न करते हुए कहीं ना कहीं किसी ऐसी चीज़ों में लिप्त पाए गए जो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं होती है। तो इस तरह के पुलिसकर्मियों को चिन्हित करके उनको अलग किया गया है अभी और उनके खिलाफ जांच चलाई जाएगी। एसएसपी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जो पुलिसकर्मी अपने कार्य में लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस एक अनुशासित फोर्स है, इसलिए करप्शन और अनुशासन को तोड़ने वाले हर रैंक के पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।